फांसी उत्ते सदा चढ़दे मर्द दलेर वई ओ चरखे तां जनानियां भी कत लैंदियां ने चरखे तां जनानियां भी कत लैंदियां ने। हम अक्सर चीज़ों को अपने अपने हिसाब से चुने चश्मे से देखते हैं, पर दिक्कत तब हो जाती है जब चश्मा रंगीन हो। हालांकि रंगीन चश्मे के कई फ़ायदे भी हैं, जैसे चिलचिलाती धूप डायरेक्ट आँखों में नहीं लगती है, पर इसकी दिक्कत ये है कि हम चीज़ों को एक फ़िल्टर के थ्रू देखते हैं और ऐसे में सच्चाई हमें नहीं दिख पाती है, डायरेक्टली नहीं दिख पाती है। तो कई बार ज़रूरी हो जाता है कि चश्मा उतारा जाए और चीज़ों को जैसी हैं वैसे देखा जाए। तो आज की इस वीडियो में चश्मा उतारने की कोशिश करेंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे इतिहास के दो ऐसे महान व्यक्ति जो हैं भगत सिंह और गांधी। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए भगत सिंह से प्रेम प्रकट करने की, सम्मान प्रकट करने की प्री कंडीशन है गांधी को खूब गालियां देना और कहना कि चरखे से आज़ादी थोड़ी मिली है, चरखा तो औरतें भी चला लेती हैं। और ऐसा करते हुए वो गांधी के प्रति अपनी जो है नफरत प्रकट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय आज़ादी के आंदोलन में क्या था गांधी का योगदान, क्या था भगत सिंह का योगदान, और एक विवाद जो कि है कि भगत सिंह को जो फांसी होने वाली थी उसको गांधी जो है रोक सकते थे और भगत सिंह को फांसी होने से बचा सकते थे, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे फैक्ट्स से और किताबों के माध्यम से। शुरुआत गांधी के कंट्रीब्यूशन से कि गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन था आज़ादी के आंदोलन में। 1915 में गांधी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत वापस आते हैं। साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने रंगभेद के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ी और वहां पे सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग करा। 1917 में गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, वो किया और जीत हासिल की। चंपारण नामक जगह में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा वहां के फार्मर्स को इंडिगो यानी नील उगाने के लिए कहा जाता था और सस्ते दामों पर अंग्रेज उनसे वो नील खरीद लेते थे। किसानों को भारी टैक्स भी चुकाना पड़ता था। गांधी ने सत्याग्रह किया, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और चंपारण कमेटी बनाई गई, जिसके बाद टैक्सों को वापस लिया गया। गांधी का दूसरा बड़ा सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1917 से 1918 के बीच हुआ, जहां किसानों को फसल ना होने के बावजूद भी भारी टैक्स चुकाने पड़ते थे। इसके खिलाफ गांधी ने सत्याग्रह किया, जिसमें पटेल भी शामिल हुए और अंततः उनकी जीत हुई। इसके बाद 1919 में खिलाफत मूवमेंट को गांधी ने लीड किया, जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा चलाई जा रही थी। इस मूवमेंट में खलीफा, जो कि इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा रिलीजियस नेता माना जाता है, उस पद को रिस्टोर करने की मांग अंग्रेजी हुकूमत से की गई, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हटा दिया गया था टर्की से। खिलाफत मूवमेंट की सफलता ने ही गांधी को एक नेशनल लीडर के रूप में स्थापित कर दिया था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल डायर ने कई लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी दिन दहाड़े, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और कई लोग जो है कुएं में कूदकर जिनको अपनी जान देनी पड़ गई थी, कई लोग इसमें मारे गए। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें गांधी ने लोगों से यह आह्वान किया कि आप अंग्रेजी हुकूमत से जुड़े जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें जाना छोड़ दीजिए। अगर आप वकील हैं तो आप कोर्ट में जाना छोड़ दीजिए, ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस जाना छोड़ दीजिए, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज जाना छोड़ दीजिए, स्कूल जाते हैं स्कूल जाना छोड़ दीजिए और विदेशी सामानों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने विदेशी सामान को इकट्ठा करना शुरू करा और उसकी होली जलाना शुरू कर दी सरेआम। अब चरखा चलाने की जो बात है वो भी यहीं से निकल कर आती है। गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि आप चरखा चलाइए, कपड़ा बनाइए और उसे पहनिए, बजाय इसके कि आप विदेशी जो सामान है उसको पहनने से। गांधी ने इसके पीछे तर्क ये दिया कि लगभग 60
60 करोड़ का जो विदेशी सामान है वो भारतीय पहनते हैं और यहाँ का पैसा जो है वहाँ जाता है और कई लोगों का जो है रोजगार भी इससे मारा गया है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे लोग खुद अपना चरखा काटते थे और पहनते थे और एक्सपोर्ट भी किया करते थे, मगर ब्रिटिश हुकूमत के आने के बाद से यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड जाया करता था। मुख्यतः मैनचेस्टर से ये कपड़ा जो है बनकर यहाँ पर आता था, तो कच्चा माल यहाँ से जाता था और फिनिश प्रोडक्ट बनकर यहाँ पर आता था जिसे यहाँ के लोग दोबारा खरीदते थे और पहनते थे। इससे भारत को दो तरफ से चोट लग रही थी, एक तो एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था और देश का पैसा यहाँ से जो है उस तरफ जा रहा था। तो गांधी की सोच इसमें काफी लॉजिकल नजर आती है कि हम अंग्रेजों को मारेंगे नहीं, हम नॉन वायलेंस अपनाएंगे, हम अंग्रेजी हुकूमत को इकोनॉमी के जरिए तोड़ देंगे कि हम उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं खरीदेंगे, हम उनको नॉन कोऑपरेशन कर कि हम उनके ऑफिसेज में जाना छोड़ देंगे, हम अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरीके से सहयोग करना छोड़ देंगे ताकि अंग्रेजी हुकूमत वैसे ही जो है ठप हो जाए। क्योंकि अंग्रेज बहुत थोड़े थे, अंग्रेजी सेना में जो थे वो भारतीय सैनिक शामिल थे, अंग्रेजी ऑफिसेज में जो थे वो भारतीय ब्यूरोक्रेट्स जो है काम करते थे। तो अगर अंग्रेजी हुकूमत की इकोनॉमी को ही तोड़ दिया जाए तो अंग्रेजी हुकूमत वैसे ही ध्वस्त हो जाएगी। कोऑपरेशन मूवमेंट चलते चलते एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद गांधी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। वो थी चोरी चोरा की घटना, जहां कुछ क्रांतिकारी एक पुलिस स्टेशन को घेर कर उसको आग के हवाले कर देते हैं, जिसके कारण 23 पुलिस ऑफिसर्स की जो है जान चली जाती है। इसके बाद गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। यही कारण है कि काफी क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी जो है गांधी से इस बात के लिए उखड़ जाते हैं कि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक ऐसे समय पे जहां वो एकदम पीक पे थी और ऐसा लग रहा था कि देश आजाद हो जाएगा, ऐसे समय पे गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। इसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोग गांधी से खफा हो गए थे कि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों ले लिया। 1930 में गांधी ने दांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, जहां उन्होंने स्टूडेंट से, गवर्नमेंट सर्वेंट से ये आग्रह किया कि वो स्कूल जाना छोड़ दें, ऑफिसेज में जाना छोड़ दें और उनसे आग्रह किया कि वो टैक्स देना ब्रिटिश हुकूमत को छोड़ दें ताकि ब्रिटिश हुकूमत के फंड्स, रेवेन्यू आना ही बंद हो जाए। फिर 1942 में गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, जहां गांधी ने नारा दिया कि करो या मरो। इस मूवमेंट से ब्रिटिश हुकूमत में डर को इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के सारे कांग्रेस नेताओं को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था और इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने देश को आश्वासन दिया कि हम जो हैं देश को छोड़कर चले जाएंगे। अब बात करते हैं भगत सिंह के कंट्रीब्यूशन की देश के आंदोलन में। भगत सिंह का जन्म बांगा, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर हुआ। भगत सिंह ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा जो है लाहौर के डीएवी स्कूल से ली और नेशनल कॉलेज में उन्होंने बाद में एडमिशन लिया और वहां से अपनी पढ़ाई जो है पूरी की। भगत सिंह शुरुआत से ही क्रांतिकारी विचारकों और क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित रहे। वो इटालियन रेवोल्यूशनरी जैसे कि मैजीनी हो गए, गारिबाल्डी हो गए, इनसे भी काफी प्रभावित थे। वहीं 1926 में नौजवान भारत सभा का जनरल सेक्रेटरी जो है भगत सिंह को बनाया गया। नौजवान भारत सभा जो थी एक सोशलिस्ट और रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी विचारों में यकीन रखने वाला एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, यूथ ऑर्गेनाइजेशन था। सोशलिस्ट और क्रांतिकारी विचारों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन का गठन किया था, जिसका कुछ समय बाद उन्होंने नाम चेंज करके उसमें सोशलिस्ट ऐड कर दिया और उसका नाम कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वहीं भगत सिंह ने अपने एक आर्टिकल वाई आई एम एन एथिस्ट में ये बताया कि क्यों वो एक नास्तिक हैं और भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। सिंह ने अपने इस आर्टिकल वाई आई एम एन एथिस्ट या मैं नास्तिक क्यों हूं में कहा कि धर्म जो है वो कमजोर लोगों की एक कृत्रिम बैसाखी है। भगत सिंह ने कहा कि धर्म एक डिल्यूजन है जो कि कमजोर लोगों की एक बैसाखी है। मजबूत आदमी, क्रांतिकारी आदमी धर्म को नहीं मानना चाहिए, ये भगत सिंह का मानना था। 1928 में देश भर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। इस बात के लिए प्रदर्शन हो रहे थे कि साइमन कमीशन को ब्रिटेन ने देश में सुधार करने के लिए भेजा था, मगर उस साइमन कमीशन में कोई भारतीय ही नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज भरे हुए थे।
ऐसे ही एक प्रदर्शन में लाला लाजपत राय ने भी हिस्सा लिया, जिसमें सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्कॉट ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करा, जिसके कारण लाला लाजपत राय की बाद में मृत्यु हो गई। इस बात से भगत सिंह इतने दुखी हुए कि उन्होंने निश्चय किया कि एसपी स्कॉट को अब मौत के घाट जो है उतार देना है। पूरी प्लानिंग की गई। फिर भगत सिंह, जयगोपाल, राजगुरु और आजाद आखिरकार स्कॉट को मारने के लिए निकले, मगर गलती से उन्होंने स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को मार दिया, जो कि स्कॉट के असिस्टेंट थे। के बाद जगह जगह संगठन ने पोस्टर लगाए और इस हत्या की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ली। इसके बाद भगत सिंह अंडरग्राउंड हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में चोरी छुपे जो है वो भाग लेते रहे। फिर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में एक बम फेंका। ये बम जो है विरोध था कुछ ऐसे काले कानूनों के प्रति जो ब्रिटिश हुकूमत उस समय लेकर आई थी। ये बम फेंकने का मकसद किसी को भी मारना नहीं था, और जो बम फेंकने के बाद उन्होंने पैम्फलेट फेंके थे सेंट्रल असेंबली में, उसमें लिखा हुआ था कि बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि बहरी अंग्रेजी हुकूमत को सुनाने के लिए फेंका गया है, ताकि ऐसे काले कानून जो है ब्रिटिश हुकूमत वापस ले और अत्याचार बंद करे। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, जो कि वो भाग सकते थे, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। वहीं भगत सिंह के हौसले को ब्रिटिश हुकूमत जेल में डालने के बाद भी नहीं दबा पाई। जेल में जाने के बाद भी भगत सिंह ने भूख हड़ताल की, पर 1930 को मर्डर के आरोप में भगत सिंह को डेथ की सजा यानी सजाए मौत जो है वो सुनाई गई। वहीं 23 मार्च 1931 को तीनों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई 11 घंटे पहले ही।